गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक ओरिजिन ऑफ द अर्थ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, कक्षा 11 में ये जो टॉपिक होता है वो ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड डेवलपमेंट के नाम से होता है। ठीक है, कक्षा 11 में आप एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को आप देखें तो उसमें आप इसको देखेंगे तो आप उसमें पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड डेवलपमेंट के नाम से। और जब हम कॉलेज स्तर की शिक्षा अर्जित करते हैं तो वहाँ पर इसका नाम होता है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अंतर कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज़ पढ़नी होती है। कक्षा 11 में भी आपको वही पढ़ना होता है, कोई चेंजेस नहीं है। और कॉलेज स्तर पर भी आपको यही पढ़ना होता है। तो टॉपिक सेम है, चाहे आप 11th क्लास में पढ़ें चाहे आप 12th क्लास में पढ़ें। ठीक है, तो हम इस चीज़ को बेसिक से हाई की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, यानी बेसिक नॉलेज भी हम देखेंगे और इसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे और बेसिक से लेकर जो जितनी भी थ्योरीज इस पर बनी हुई हैं वहाँ तक हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक का नाम आपका हो जाएगा ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए। टॉपिक का नाम हो जाएगा आपका ओरिजिन ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक टॉपिक होता है अपना सौरमंडल। ठीक है, कॉलेज स्तर में आप पढ़ते हैं। कक्षा 11 के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसके कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा करते हैं। या कक्षा 6-7 में जब आप होते हैं तो वहाँ पर आप सौरमंडल की चर्चा करते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम को आप वहाँ पढ़ते हैं। तो सोलर सिस्टम में आप क्या पढ़ते हैं दोस्तों कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, यानी सोलर सिस्टम जो हमारा है, सौरमंडल जो हमारा है, उसमें मुख्य जो तारा होता है वो कौन होता है? सूर्य, यानी कि सन। और इसके इर्द गिर्द, इसके चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप पढ़ते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, आप इनके बारे में पढ़ते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में पढ़ते हैं। एस्टेरॉइड्स के बारे में, शुद्ध ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। मीटेरॉइड्स के बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये हमारे सौरमंडल में मौजूद है 8 ग्रह। उसके अलावा अन्य छोटे छोटे पिंड हैं, चट्टानी टुकड़े हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं, उनको हम शामिल करते हैं सौरमंडल में। अब जब हम इन ग्रहों की चर्चा करते हैं, ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इसका कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। हम इसका कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो यदि हम सौरमंडल को पढ़ लें तो कुछ यूँ कह लीजिए काफ़ी हद तक हमें पता चल जाता है कि ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। और हम ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो यूनिवर्स किस प्रकार से बना है। यूनिवर्स अलौकिक है, विस्तृत है, जिसका कोई आकार नहीं कह सकते, कोई लंबाई, कोई चौड़ाई नहीं बता सकते, विस्तृत है। और ये यूँ कह लीजिए दिन प्रतिदिन स्प्रेड होता जा रहा है। लेकिन कितना स्प्रेड होगा, कहाँ तक होगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और इस ब्रह्मांड में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैलेक्सीज़ हैं, यानी कि हम उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सन है, स्टार जिसको हम कहते हैं, क्योंकि स्टार्स की जो परिभाषा होती है उसकी परिभाषा ये होती है कि जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। तो सूर्य में स्वयं का प्रकाश है। जो स्टार्स होते हैं इनका अपना खुद की लाइट है और अपनी खुद की लाइट से ये रोशन होते हैं या रोशनी प्रदान करते हैं।
ठीक उसी प्रकार से सन जो है, सन भी हमारा क्या है, स्टार है, जिसकी खुद की रोशनी है और जिसकी रोशनी से जितने भी ग्रह हैं उनको ऊर्जा मिलती है। हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, पृथ्वी हमारा ग्रह है, हमारा निवास स्थान है, तो हमें इसकी लाइट मिलती है। ठीक है, हम देखते हैं ना कि मॉर्निंग 5 o'clock 6 o'clock मॉर्निंग होती है और उसके बाद धीरे धीरे सन की लाइट हमारी पृथ्वी पर आना शुरू करती है। तो जहाँ हम निवास कर रहे हैं, जहाँ हमें अनुभव हो रहा है, हमारा वहाँ मॉर्निंग हो जाता है और फिर धीरे धीरे आफ्टरनून हो जाता है और फिर बाद में इवनिंग हो जाती है, फिर वापस न्यू डे आ जाता है, फिर वापस रोशनी मिलती है। तो ये जितने भी ग्रह हैं, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है, इन पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सन है। तो सन की लाइट से ये ग्रह रोशन है, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य की रोशनी से जगमगाते हैं। ठीक है, और जो सूर्य होता है ना दोस्तों, यानी ये स्टार है, तो ये जो स्टार है या सन जो हमारा है, ये किसी ना किसी गैलेक्सी का पार्ट होता है। ठीक है, हर गैलेक्सी के अपने अपने स्टार होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी के भी स्टार हैं, जिसमें से प्रमुख स्टार हमारा क्या है, सन यानी सूर्य है। और फिर इसी गैलेक्सी में पूरे विद्यमान क्या है, सौरमंडल में या गैलेक्सी के चारों ओर विद्यमान क्या है, हमारे ग्रह हैं, यानी हमारे प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट्स के फिर सैटेलाइट्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चेन में बंधे हुए हैं, सीरीज़ में बने हुए हैं कि पहले यूनिवर्स आता है, फिर गैलेक्सी आता है, फिर स्टार है यानी सन आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके ग्रह यानी प्लैनेट्स आते हैं, फिर इसके सैटेलाइट्स आते हैं और फिर अन्य अन्य, तो एक सीरीज़ में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो यदि आप छोटी कक्षाओं में, कक्षा 6-7 में आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी कुछ वहाँ पर समरी रूप में होता है, बहुत छोटा होता है, कंक्लूजन रूप में होता है, लेकिन स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ। या बड़ी कक्षाओं में आप जाते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो ब्रह्मांड के निर्माण में हम ये जानते हैं, एक प्रचलित थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो कि बहुत प्रचलित थ्योरी है, जिसको एडविन हब्बल ने प्रतिपादित किया था। एडविन हब्बल ने इसे बताया था कि किस प्रकार से हमारा जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है। ठीक है, बड़ी कक्षाओं में आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, यूनिवर्स को आप अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया हुआ होता है, हम उसको पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा था उसको। तो ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ब्रह्मांड किस प्रकार से बना, इस पर हम चर्चा करते हैं। बिग बैंग थ्योरी के नाम से हम इसकी चर्चा करते हैं, और आने वाले अध्याय में, आगे वाले कुछ लेक्चर्स में भी हम उसको बिग बैंग थ्योरी को देख लेंगे, वरना आपको एक छोटा कंक्लूजन में आप बता चुका हूँ। फिर गैलेक्सी की बात आती है, और गैलेक्सी के बाद हम देखते हैं कि फिर गैलेक्सी में एक स्टार होता है यानी सन, और सन के बाद फिर प्लैनेट्स की बात आती है। पर चूंकि हम पृथ्वी पर रहने वाले निवासित व्यक्ति हैं, इसलिए हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। हम अध्ययन करते हैं कि फिर पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई या इसका विकास किस प्रकार से हुआ है। अब देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट तो सौरमंडल से शुरू हो जाता है, लेकिन सौरमंडल में हम कुछ इसके बेसिक्स की बात करते हैं। ज़्यादा डिटेल हम ये नहीं देखते कि इसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, लेकिन एक जनरल फैक्टर में हम ये जानते हैं कि ये पृथ्वी जो है ये सौरमंडल का अंग है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ये कुछ बेसिक्स जो होती है उसका हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का ओरिजिन हुआ है। आ रहा समझ में आपको? तो बेसिक्स पढ़ते हैं हम किसमें, सौरमंडल में, यानी कि सोलर सिस्टम का जो टॉपिक है उसमें हम बेसिक्स देखते हैं, बेसिक को समझते हैं कि किस प्रकार से इनका ओरिजिन हुआ है, किस प्रकार से ये बने हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इंडिविजुअली हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जो थ्योरीज अप्लाई होती है उन थ्योरीज को पढ़ना होता है और थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ, लेकिन इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति या किसी भी ग्रह के होने की क्या संभावनाएं हो सकती है, या कोई ग्रह जो होता है उसमें बेसिकली कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, है ना, हम उनकी बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, किस प्रकार से हुई, जो पौराणिक हमारी गाथाएं कथाएं उनमें कुछ अलग अलग माना जाता है। कुछ पृथ्वी के आकार के बारे में बताते हैं, पृथ्वी का आकार अलग अलग प्रकार का रहा। ठीक है,
जैसे हमारे वेदों की बात करें तो हमारे वेदों में जो पृथ्वी की उत्पत्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ अलग है, जो यूनानीज हैं उनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। तो कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय रहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से मानी जाए। कुछ लोगों का मानना ये था पूर्व में कि हमारी पृथ्वी जो है वो बिल्कुल मिडिल में है, यानी मध्य में हमारी पृथ्वी है और उसके चारों ओर, चाहे वो सूर्य हो चाहे वो अन्य ग्रह हो, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से जब धीरे धीरे वैज्ञानिकता की ओर ये ज्योग्राफी या एस्ट्रोनॉमिकल साइंस यानी खगोलीय विज्ञान जब आगे बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग हमने रिसर्च किया और जब हमें पता चला कि वास्तविकता में एक तारा है, ठीक है, एक तारा है जिसका नाम सन सूर्य है, और ये सूर्य के चारों ओर जितनी भी ग्रह हैं वो इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब पृथ्वी जो है वो मिडिल पार्ट में नहीं है, पृथ्वी जो है वो एक प्रकार से मुखिया नहीं है, जबकि मुखिया कौन था? सन। तो सन के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अलग अलग कॉन्सेप्ट रहा, कहीं पर इसको अलग आकार बताया गया, कहीं पर इसको अंडाकार आकार बताया गया, कहीं इसे एक वृत्त की नुमा बताया गया, कहीं इसे एप्पल नुमा आकृति बनाई, कहीं पर इसको ऑरेंज की आकृति बताई। तो अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए, चाहे वो भारतीय ग्रंथों में लिखा हो, चाहे वो यूरोपीय ग्रंथों में लिखा हो, या वो इंग्लिश नॉवेल्स वगैरह में लिखा हो। तो हर जगह पृथ्वी के बारे में अलग अलग बातें बताई गई कि पृथ्वी की उत्पत्ति शायद इस प्रकार से हुई होगी या पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार से रहा होगा, तो अलग अलग मैटर रहा। खैर, इतनी बात हो जाने के बाद अब हम साइंटिफिकली आगे बढ़ते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जहाँ पर हम साइंटिफिकली उसको प्रूव करते हैं कि ये इस प्रकार से हुआ होगा, हम तब मान सकते हैं कि हाँ वास्तविकता में। देखिए, दो तरह के मत रहे, एक सैद्धांतिक मत रहे, ठीक है, और एक प्रैक्टिकली बात प्रूफ होने लगी। जब सैद्धांतिक मत थे तो लोगों ने अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई कि इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी या पृथ्वी की उत्पत्ति के पीछे ये कारण रहे होंगे। लेकिन सिर्फ ये एक सैद्धांतिक था, केवल एक कहानी आधारित था या सोच पर आधारित था कि इस प्रकार से हुई होगी। हमने सोचा कि इस प्रकार से हुई होगी, जल इस प्रकार से आया होगा, वायुमंडल इस प्रकार से बना होगा। ये केवल एक सोचने और विचारने की शक्ति थी और लोगों ने उसको उसमें लिख दिया। लेकिन जब तक हम साइंटिफिकली उसको प्रूफ नहीं कर देते, वैज्ञानिकता से प्रमाणित नहीं हो जाती, वो सही खरी नहीं उतरती। तो ज्योग्राफी में जो कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं वो साइंटिफिकली प्रूफ होती है, ठीक है। ये ऐसा हुआ है तो इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे ऐसा होने के पीछे कारण क्या है ना। तो हम कब, क्यों, कहाँ और कैसे पे प्रश्न करते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। कहीं पर भूकंप आते हैं तो भूकंप आने का कारण क्या है, कहीं पर ज्वालामुखी वॉल्केनोज आ रहे हैं तो वॉल्केनोज आने का कारण क्या है, ठीक है। कहीं पर साइक्लोन आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं तो चक्रवात आने का कारण क्या है। ऐसा क्या सिस्टम बनता है कि वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी होती है। तो ये हम उस चीज़ को देखते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी ग्रह हैं, जब ग्रहों की चर्चा चल रही थी कि ग्रह किस प्रकार से होने चाहिए या ग्रह में क्या ऐसी विशेषता होती है कि हम उसको ग्रह माने, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति शायद इस प्रकार से हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो टॉपिक अब शुरुआत हम कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ, लेकिन इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि वास्तविकता में पृथ्वी की उत्पत्ति शायद इस चीज़ से हुई होगी, ये कन्फर्म है। यदि ये चीज़ें लागू हो जाए, किसी वस्तु पे ये चीज़ लागू हो जाए, तो शायद हो सकता है हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति इससे मानी जा सके। क्लियर हो गया आपको बात? आपने हेडिंग डाल दी ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अब ओरिजिन ऑफ द अर्थ में कुछ मेन पॉइंट है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी पे बात करेंगे वन बाय वन, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको क्या लिखना है। क्लियर हो गया आपको बात? चलिए, तो आप टॉपिक लिख लीजिए ओरिजिन ऑफ द अर्थ, और फिर हम एक एक थ्योरी को डिस्कशन हम करते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉइंट 1, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व का सिद्धांत।
गुरुत्व का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए, ये समझना जरूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। यदि ये समझ में आ जाएगा तो हम वन बाय वन एक एक जो भी थ्योरीज कंप्लीट करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्व का सिद्धांत, या इसको हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। सपोज मान लीजिए ये कोई मैटर है, ये कोई पदार्थ है ए, कोई ए पदार्थ है, यहाँ कोई अन्य बी पदार्थ है, यहाँ कोई अन्य सी पदार्थ है और यहाँ अन्य कोई डी पदार्थ है। क्लियर? ए बी सी डी ये कुछ पदार्थ है, कुछ मैटर है। ठीक है, अब इन पदार्थों में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन करने के लिए यानी आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई तत्व होगा, कोई ना कोई तत्व विद्यमान होगा जरूर। जैसे फॉर एग्जांपल हम मानव के स्वभाव की बात करें, ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, तो ह्यूमन बिहेवियर में आप भी देखते होंगे कि परिवार में यानी परिवार में 5, 6, 10 सदस्य हैं, तो आपका बिहेव जो होगा वो किसी 1, 2 या 3 या 4 पर्सन से लिंक करता होगा। जैसा आपको महसूस हो रहा है कि मुझे ये पसंद है, तो सामने वाले को भी वो चीज़ पसंद है, लाइक कर रहा है वो भी उस चीज़ को। आपको कोई चीज़ पसंद है तो वो चीज़ उस सामने वाले को भी पसंद है, तो आपका एक ट्विनिंग बैठ जाती है। ठीक है, कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ या जो मुझे पसंद है वो सामने वाले को भी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति को चीज़ पसंद नहीं आती। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? आकर्षण करना। कहने का मतलब क्या? आकर्षित हो रहे हैं हम, है ना, एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड जो हमारा बना हुआ है, गैलेक्सी हमारी है, ब्रह्मांड हमारा है, गैलेक्सी हमारी है, उसमें बहुत सारे पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल धूल के कण, ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में धूल के कण विद्यमान है। अब धूल के कण जो विद्यमान है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कण से आकर्षित होते होंगे, खिंचते होंगे, उनमें कोई ना कोई ग्रेविटेशन होता होगा। जैसे लास्ट क्लास में जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था चुंबक का, एक मैग्नेट का उदाहरण दिया था। और चुंबक को हम क्या देखते हैं कि एक चुंबक और एक लोहे की वस्तु, यदि चुंबक को हम उसके पास लेके जाएं धीरे धीरे, तो एक समय ऐसा आता है कि वो जो कोई लोहे की वस्तु होती है जो उसके कंपेरिजन में हल्की होती है, वो धीरे धीरे खींचना शुरू हो जाती है, क्योंकि चुंबक का जो घनत्व है वो ज़्यादा है और जो उसके विपरीत जो वस्तु पड़ी उसका घनत्व कम है, यानी वो हल्की है उससे। लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसा तत्व होता है जिसके माध्यम से चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 4 पदार्थ आपको दिख रहे हैं, ए बी सी डी, ये 4 पदार्थ हैं सामने। अब इस 4 पदार्थों में से हम मान लेते हैं कि जो ए पदार्थ है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्लस, यानी कि हम मान लेते हैं मैक्सिमम है, यानी कि अधिकतम है। हमने क्या मान लिया कि ए पदार्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जो इसका जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम है, किससे? इन तीनों से। समझ में आ रहा है आपको? यानी ए पदार्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स या ए पदार्थ का जो आकर्षण शक्ति है वो बी, सी और डी से अधिक है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पदार्थ बी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, राइट। ए पदार्थ सी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, राइट। और यूँ कहें कि ए पदार्थ डी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, राइट। क्लियर?
कहने का मतलब जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि एक चुंबक से आप किसी वस्तु को उसकी तरफ आकर्षित करवा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ए कोई पदार्थ है और ये ए पदार्थ जो है ये बी को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, सी को भी आकर्षित कर रहा है और डी को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए में इतनी शक्ति है, ए में इतना फोर्स है कि वो अन्य तत्वों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्लियर? तो ये क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब देखिए, आप पढ़ते हैं न्यूटन का नियम, ठीक है, न्यूटन का नियम पढ़ते हैं, या फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं, एक सिंपल सी कहानी जो लॉ बना बाद में, एक नियम बन गया बाद में। जैसे ये एक पेड़ और इस पेड़ पर लटका एक सेब, आपने कहानी पढ़ी होगी बचपन में, और ये सेब नीचे की ओर गिर जाता है, यानी ये सेब यहाँ नीचे की ओर गिर गया। तो ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? इसका मतलब नीचे इसलिए गिरा क्योंकि जो सेब का वेट था, वजन था, भार था, और इसको आकर्षित करने वाला जो हमारा पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स था वो अधिक था, इसलिए उसने उसको अपनी ओर उसने आकर्षित कर लिया। ठीक प्रकार से यहाँ पर भी आप देखें कि ए जो भाग है, ए जो पदार्थ है, इसमें अधिकतम ऐसा फोर्स लग रहा है जो अन्य तत्वों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, गुरुत्व का सिद्धांत ये कहता है कि कोई ना कोई पदार्थ किसी ना किसी पदार्थ से बंधा हुआ है, कोई ना कोई पदार्थ जो है वो किसी ना किसी पदार्थ से बंधा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, केवल इसमें होगा, ऐसा नहीं है सब में। ए पॉइंट ए में भी है, बी पदार्थ में भी है, सी पदार्थ में भी है, डी पदार्थ में भी है। चारों पदार्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, या यूँ कह लीजिए जिसका आकार बड़ा होगा तो वो दूसरे वाले जो पदार्थ होंगे उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा या अपनी ओर मिला लेगा। अब देखिए, या तो मिला भी सकता है, ठीक है, मिला भी सकता है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, ये पदार्थ इसमें मिल भी सकते हैं, ठीक है, ये पदार्थ इसमें मिल भी सकते हैं, और नहीं तो इन पदार्थों में संतुलन भी स्थापित हो सकता है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट एक नियम की ओर बात करेंगे, लेकिन आपको ये गुरुत्व का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिख लेते हैं एक पॉइंट में हम इसको, तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने जो बात की है वो कितनी सही है। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं पॉइंट वाइज। प्रत्येक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रत्येक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल बताइए। प्रत्येक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे एग्जाम्पल, सौरमंडल। ठीक है, अब आपको पता है सौरमंडल, जैसे मैंने नाम लिया आपके समझ में आ गया कि सौरमंडल में क्या क्या शामिल है। सौरमंडल का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसका मुख्य स्रोत है सूर्य। अब सूर्य जो है वो समस्त ग्रहों को अपनी ओर
अपनी ओर आकर्षित करता है। सौरमंडल का हम उदाहरण ले रहे हैं, और सौरमंडल का जो प्रमुख सदस्य है यानी कि सूर्य, ये सूर्य क्या करता है, जितने भी समस्त ग्रह हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ में आ गया आपको? अब शायद मैं समझता हूं कि कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए सौरमंडल आप पढ़कर आए अच्छे से, सौरमंडल आप अच्छे से पढ़कर आए, तो सौरमंडल जब आप अच्छे से पढ़कर आए तो आपको ये भी पता है कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सबका अपना अपना पथ है। ठीक है, हमने डायग्राम में भी देखा था, सबका अपना अपना पथ है और सब अपने अपने पथ पर ये क्या कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पिंड में या यूँ कह लीजिए प्रत्येक ग्रह में अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके माध्यम से वे सूर्य की तरफ आकर्षित भी रहते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य और उन ग्रहों में एक संतुलन स्थापित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम के माध्यम समझें, ये हमारा सन है और एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं अर्थ को, ये हमारी पृथ्वी है। अब हमारी पृथ्वी का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है और यहाँ सन अपना खुद का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी जो है वो इससे बंधी हुई है, यानी हमारे जो स्टार है सन है उससे बंधी हुई है, लेकिन इसका अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। दूसरा, इनकी दूरी भी है, तो दूरी के कारण भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स प्रभावित करता है। यानी कि सूर्य के नज़दीक, सूर्य के पास जो जितना ग्रह होगा, जो ग्रह सूर्य के नज़दीक होगा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी वो परिक्रमा कर रहा है। इसलिए आप देखिए सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस सब पर अप्लाई कर रहा होगा, सब पर अप्लाई कर रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वो ना केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बल्कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण तक, यानी वरुण ग्रह भी जो है ना वो उसकी परिक्रमा कर रहा है। किसकी? सूर्य की, यानी कि वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है, लेकिन उसका स्वयं का भी है, यानी कि जो ग्रह है, अरुण है, वरुण है, उनका स्वयं का अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है और इसीलिए वह संतुलन स्थापित किए हुए हैं और सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं। अब स्थापित कैसे हो रखा है ये आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ ये समझना है कि जो गुरुत्व का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन है, वो प्रत्येक वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वो क्या है? गुरुत्व का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि सौरमंडल का जो मुख्य स्रोत है सूर्य है और सूर्य के चारों ओर या सूर्य के समस्त जितने भी ग्रह हैं वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ में आ गया आपको? यानी आपको पहला जो लॉ है, पहला जो नियम है हमारे प्लैनेट्स का, वो आपको समझ में आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम सेकंड लॉ की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ की हम बात करते हैं। सेकंड लॉ हम लिख देते हैं, यस, सेकेंड लॉ की बात करते हैं और हमारा सेकेंड लॉ होगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अब जब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया तो आपको अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल फिर हम बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है।
जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की कि ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, सन। और ये जो हमारा सन है, इस सन के चारों ओर, इस सन के चारों ओर, जैसे मैंने छोटा ही बनाया है, तो यहाँ ध्यान रख लीजिए ये मरकरी है और ये विनस है और ये अर्थ है। मैंने छोटा बनाया है समझने के लिए। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है कि हमारा जो सन है, इस सन में क्या है, गुरुत्वाकर्षण हमारे सन में भी है, और हमारे जितने प्लैनेट हैं इनमें भी क्या है, इनमें भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यानी दोनों में, सन में भी और हमारे जो प्लैनेट हैं उनमें भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। क्योंकि ये सब क्या है, पदार्थ ही तो है, ये सब क्या है, पदार्थ है, मैटर है, पिंड है, तो इनका सबका अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये दूरी के अनुपात में घटता और बढ़ता जाता है। यानी जो किसी पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के उस प्रभाव में अधिक आ जाता है तो उसको अपनी ओर आकर्षित अधिक करता है, और यदि किसी पदार्थ की दूरी अधिक हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो अपेक्षा थोड़ा कम लगना शुरू हो जाता है। अब देखिए, अब जैसे ये प्लैनेट है ई, यानी हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसमें स्वयं का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। वहीं दूसरी ओर सन में भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक आकर्षित कौन कर रहा है, सन। सन इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन जब सन इसको अपनी ओर आकर्षित करता है तो हम ही जानते हैं कि ये जो सन है, सन जब अपनी ओर इसकी तरफ आकर्षित कर रहा है, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो पृथ्वी भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। और ऐसे समय में क्या हो रहा है, ये फिर हमारी जो पृथ्वी है वो घूर्णन करने लग जाती है। यानी कि घूर्णन प्लस परिक्रमा दोनों, यानी कि अपने अक्ष पर घूर्णन भी करने लगती है और साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना भी प्रारंभ कर देती है। क्लियर। जैसे हमारा जो अर्थ है ये इसके चारों ओर इस तरह चक्कर लगाना प्रारंभ कर देती है, ये देखिए इस तरह से। और जैसे ये चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करती है, चाहे कोई से भी ग्रह हो, चारों ओर सूर्य के जैसे चक्कर लगाना शुरू करते हैं, तो फिर हमारा जितने प्लैनेट हैं वो सूर्य के इस परिक्रमा मार्ग से कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे इनमें स्पीड होती है, स्पीड बहुत तेज होती है, स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये स्पीड के कारण कोई भी जो पदार्थ है वो पदार्थ छिटक के फिर बाहर चला जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इसका कारण अब समझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हर पदार्थ दूसरे पदार्थ को, मैंने अभी बताया था आपको कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। ठीक इसी प्रकार से अब केंद्रीय बल जो है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों में संतुलन स्थापित करता है। इन दोनों में क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि संतुलन स्थापित क्यों कर पा रहा है, कारण क्या है। क्योंकि ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ यानी कि हमारा जो प्लेनेट है, ये सन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। किसकी तरफ, सन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या सन इनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यूँ कह दीजिए। पर चूंकि दूरी होने के कारण और प्रत्येक ग्रह में स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण, स्वयं में अपकेंद्री बल होने के कारण ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। पर ये इस परिक्रमा मार्ग में हमेशा बने हुए रहते हैं, ये अपना परिक्रमा मार्ग चेंज नहीं करते, परिवर्तित नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन ग्रहों पर अप्लाई होता रहता है, इनको अपने अंदर बांधे रखता है। ठीक है, अब देखिए एक फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मैं भी बता देता हूं आपको।
ठीक है, ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने एक रस्सी अपने हाथों से पकड़ रखी और रस्सी में एक पत्थर इसने बांध रखा है। ठीक है, अब ये इस रस्सी को घुमाना शुरू करता है, यानी कि ये रस्सी को इस तरह से मूव करता है, यानी घुमाना शुरू करता है इस तरह से। यानी सपोज मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये डस्टर है और मैंने इसको इस तरह से पकड़ रखा है और मैं इसको घुमाना शुरू करता हूँ। ठीक है, पर चूंकि ये डस्टर अब गतिमान हो गया है, इसमें गति आ गई है ना। ध्यान रखिए, मेरे वर्डों को ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी के उपरांत में एक नियम और लेकर आऊँगा। तो इस वस्तु में ये गति निहित हो गई। ठीक है, घूमना शुरू हो गई। घूमना क्यों शुरू हुई? कि मैंने इसको घुमाना शुरू किया। पर ये क्यों घूमा? कारण क्या था घूमने का? क्योंकि मैंने इसको पकड़ रखा है और इसका स्वयं का ग्रेविटेशनल फोर्स है और मेरा स्वयं का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये धीरे धीरे क्या घूमना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, मैंने इसको घुमाना शुरू किया। अब ये वस्तु जो है जैसे गतिमान हो जाती है, गतिमान होने के परिणाम स्वरूप अब ये वस्तु जो है वो मेरे केंद्र से, जहाँ मैंने इसको पकड़ रखा है, तो मेरे इस पार्ट से ये बाहर भागने की कोशिश करती है, ये बाहर जाती है। आप फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप पढ़ रहे हैं, अभी इस समय आपकी उम्र 19-20 के आसपास, 21 के आसपास है, और आप अपने से छोटे उम्र के किसी बच्चे बालक को आपने उसके दोनों हाथ पकड़े और दोनों हाथ पकड़ के आप उसको रोटेट करते हैं। देखा आपने? उस रोटेशन में क्या होता है कि आप अपना संतुलन भी बनाते हैं स्वयं का, कि आप गिर ना जाए। यदि आप गिर गए तो वो गिर जाएगा। तो आप भी अपना स्वयं का संतुलन बनाते हैं और आप उसको ऐसे घुमाना शुरू करते हैं, तो वो भी अपना संतुलन बनाता है कि कभी मैं नहीं गिर जाऊं। और आप देखें कि यदि आप उसको घुमा रहे हैं, ठीक है, और उसने अपना संतुलन बनाए रखा हुआ है और आपने भी अपना संतुलन बनाए रखा हुआ है, तो आप घूमते रहेंगे। लेकिन यदि किसी ने भी उस संतुलन को तोड़ा तो फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर कोई ना कोई रुक जाता है। अब समझ में आ रही है आपको बात? ठीक प्रकार से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर संतुलन ही स्थापित है, यानी कि सन और अर्थ, सन या मास, सन या विनस, इन दोनों में संतुलन स्थापित हो जाता है। और संतुलन स्थापित क्यों होता है? क्योंकि एक तरफ तो लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरफ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगती है, और दूसरी तरफ कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। ये दोनों बल एक दूसरे को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। कहने का मतलब यूँ समझ लीजिए आप कि गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि एक पदार्थ है A और एक पदार्थ है B, इन दोनों का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये समझ लीजिए कि A पदार्थ जो है वो B को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन B पदार्थ में स्वयं में गति है, इसलिए ये क्या है? इसके चारों चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो इन दोनों में क्या है? एक संतुलन स्थापित हो जाता है, ये संतुलन स्थापित हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आप लिख लीजिए। ठीक है ना? तो ये जो संतुलन स्थापित हुआ है, इस संतुलन स्थापित के साथ ही ये क्या है? इनकी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ हो जाता है, या यूं कह लीजिए ये परिक्रमा करना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर हो गया? दो नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए। दो नियम क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एक अंतिम नियम की ओर बात कर लेते हैं। तो ये आपको इस क्लास में ये 3 नियम जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी, उस नेक्स्ट क्लास में अपन आगे से जो नियम हम पढ़ेंगे या जो सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, ये 2 नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए।
अब देखिए तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम है जड़ तत्व का नियम। तीसरा नियम है जड़ तत्व का नियम। और जड़ तत्व का नियम क्या कहता है? ये नियम गति से संबंधित है, गति से संबंधित है। कैसे? ये जो जड़ तत्व का नियम है, ये आपको इतना समझ में आ गया कि गति से संबंधित है। अब ये जो जड़ तत्व का नियम ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी खगोलीय पिंड है, लिख लेते हैं, जो भी खगोलीय पिंड है, इन खगोलीय पिंड की अपनी यानी कि स्वयं की गति होती है और यह जिस गति से गतिमान हो जाते हैं, जिस गति से ये गतिमान हो जाते हैं, तो यह सदैव उसी गति से वे उसी पथ पर गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। क्लियर हो गया आपको मैटर? ठीक है, आप समझ लें। खगोलीय पिंड, तो जितनी भी खगोलीय पिंड है, चाहे वो सूर्य हो, पृथ्वी हो, मंगल, जितने भी ग्रह हैं, खगोलीय पिंड है सारे। ये खगोलीय पिंड अपनी स्वयं की गति होती है। ठीक है, इनमें अपनी स्वयं की गति होती है। ये इनको जो गति मिली है, ये जब इनका निर्माण हो रहा था उसी समय इनको गति मिली है, तो इनकी स्वयं की गति होती है। और अभी हम जानेंगे कि गति क्यों होती है ना। जब हम थ्योरीज की बात करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि गति किस प्रकार से इन्हें मिली। तो इनकी स्वयं की क्या होती है? गति होती है। और ये जिस गति से गतिमान होते हैं, जो इनकी गति होती है स्वयं की, सबकी गति अलग अलग है। हम पढ़ चुके हैं सौरमंडल में अच्छे से कि कौन से पिंड की या कौन से ग्रह की गति किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये जिस गति से जिस गति से गतिमान होते हैं, यहाँ लिख लीजिए, गतिमान होते हैं, तो सदैव उसी गति से वे अपने पथ पर गति करते हैं। इसका मतलब ये गति को परिवर्तित नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारी अर्थ है, मान लेते हैं, यदि हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ लगभग 1600 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि गतिमान है, तो इनमें गति सदैव वही बनी रहती है, परिवर्तित नहीं होती। गति परिवर्तित नहीं होती। दूसरा, ये उसी पथ पर गति करते हैं जिस पथ पर ये जब इनका ओरिजिन हुआ था, उसी पथ के अनुरूप ये गति करते हैं। जैसे ये हमारा सन है, सन के चारों ओर ये हम अर्थ मान लेते हैं। क्लियर? और ये हमारी अर्थ जो है वो इसी परिपथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है।
क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। इसका मतलब ये हो गया इसका पथ, ये बाद में अब चेंज नहीं होगा। जो पथ बन गया है, जिस मार्ग पर ये परिक्रमा करते हैं जितने भी ग्रह, वो सदैव उसी मार्ग पर परिक्रमा करेंगे। प्लस इनकी जो गति होगी, इनकी जो गति होगी वो गति भी कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। यानी गति प्लस इनका जो चलने का जो पथ है वो सदैव बना रहेगा। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। यदि आपको जड़ तत्व का नियम समझ में आ गया और अपकेंद्री बल समझ में आ गया, तो अब आपको तीनों नियम एक साथ में समझा देता हूँ, तीनों नियम आपको समझ में आ जाएंगे। देखो फिर समझना, शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए जड़ तत्व का नियम क्या कहता है कि किसी भी खगोलीय पिंड में, किसी भी खगोलीय पिंड में स्वयं की गति होती है। पहली बात स्वयं की गति है। दूसरा, जिस गति से ये गतिमान होते हैं, जिस गति से ये गतिमान होते हैं उसे सदैव बनाए रखते हैं और उसी पथ पर ये क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी कि अपने पथ को परिवर्तित नहीं करते, अपनी गति को परिवर्तित नहीं करते। जो गति इनकी उत्पत्ति के समय जो गति निर्धारित हो गई थी, इनकी जो पथ इनका निर्धारित हो गया था, सदैव आज तक ये उसी पथ का और उसी गति का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। इनकी गति चेंज नहीं होती। क्लियर होगी ये बात, आपको क्लियर है। पहली बात ये क्लियर होगी, जड़ तत्व का नियम आपको क्लियर हो गया, यानी कि गति से संबंधित था और जिस पिंड में जो गति है और जिस पथ पे वो चलता है सदैव वो उसी का अनुसरण करता है। दूसरा, आपने पढ़ा था अपकेंद्री बल, और अपकेंद्री बल क्या होता है? अपकेंद्री बल का मतलब होता है कि ये सदैव केंद्र से बाहर की ओर लगता है, सदैव केंद्र से बाहर की ओर लगता है। अब मान लीजिए ये सूर्य है हमारा और सूर्य का स्वयं का कौन सा बल, दोनों अपकेंद्री बल भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। अब सूर्य के बाहर की ओर जो बल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, अपकेंद्री बल। और यहाँ क्या है, पिंड। मान लीजिए ये अर्थ है हमारी, ये क्या है हमारी, अर्थ, ये हमारी अर्थ है। और अर्थ भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स रखती है और अपना अपकेंद्री बल रखती है। और यहाँ पे सूर्य भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स रख रहा है और अपना अपकेंद्री बल रख रहा है। तो इसके माध्यम से अब देखिए हमारी अर्थ में क्या है, गति। हमारी अर्थ में क्या है, गति, यानी तीसरा नियम लागू हो गया, जड़ तत्व का नियम। इसकी स्वयं की गति है और इसका स्वयं का क्या है, पथ है। क्लियर। नियम थर्ड क्लियर। नियम टू क्या है, अपकेंद्री बल। यानी कि सूर्य अपना अपकेंद्री बल लगा रहा है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, किस पर, पिंडों पर। तो ये पिंड क्या कर रहे हैं, संतुलन स्थापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संतुलन स्थापित कर रहे हैं। और जब संतुलन स्थापित हो जाता है तो ऑटोमेटिक वहां पे कौन सा बल लगना शुरू होता है, अपकेंद्री बल, ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि सन तो क्या लगा रहा है, सन क्या लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। सन क्या लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्लियर। अब जब सन गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगाता है किसी पिंड पर, तो वो पिंड भी क्या करता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन पूर्णतः आकर्षित नहीं होता, क्योंकि जो पिंड होते हैं उन पिंड की गति अब निर्धारित हो चुकी है और वो चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। और जैसे ही अपकेंद्री बल इन पर अप्लाई होता है तो ये संतुलन स्थापित कर लेते हैं। तो मेरी बात हुई थी कि संतुलन स्थापित करने के लिए ये बल लगाया जाता है। ठीक है, संतुलन स्थापित करने के लिए ये अपकेंद्री बल लगाया जाता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया था कि आपने एक छोटे बालक को हाथों से पकड़ रखा है और आप उसे घुमा रहे हैं। ठीक है, अब आप जब उसको घुमाते हैं तो वह बालक बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो बाहर की तरफ छिटकने की कोशिश करती है, बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी आपने उसको पकड़ रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, यानी वो क्या हो गया, आपकी गुरुत्वीय शक्ति हो गई। और इन दोनों के बीच में जो संतुलन स्थापित हो रहा है और जिसके माध्यम से वो सतत रूप से गति कर रहा है, वो क्या हो गया, आपका अपकेंद्रीय बल। समझ, ये संतुलन हो गया वो। ठीक है, वो क्या हो गया, आपका संतुलन। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेले में घूमे होंगे
और मेले में जब आप घूमते हैं तो आपने छोटे बच्चों का एक मेले में जब घूमे तो छोटे बच्चों को खिलौना होता है, उसमें बच्चों को हम बैठा देते हैं और मोटर के माध्यम से उसको चलाया जाता है। तो हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे गोल गोल घूमना शुरू करता है। तो गोल गोल जो घूमना शुरू करता है और जिसमें वो बच्चे बैठे होते हैं, टोकरी नुमा जो आती है, बास्केट नुमा जो आती है, वो धीरे धीरे घूमना शुरू करती है और वो इस तरह से खुल जाती है, इस तरह से ओपन हो जाती है। लेकिन फिर भी वो छिटक के बाहर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वहाँ पर दोनों तरह के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि उस मोटर ने उस पूरे जो सर्किल है जिस पर वो बंधी हुई है उनको अपनी ओर जकड़ रखा है, यानी अपना उस पर गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लगा रखा है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर वो जो डोलियाँ बनी हुई है जिस पर बच्चे बैठे हुए हैं, वो अब केंद्रीय बल लगा रहा है, वो बाहर की ओर छिटक के जाने की कोशिश करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जब संतुलन स्थापित हो जाता है तो इसी के माध्यम से हम ये कह रहे हैं, क्योंकि हर वस्तु में क्या है? गति। अभी हम बात कर रहे हैं कि हर खगोलीय पिंड में क्या है? गति है। और जिस गति से ये एक बार चल पड़ते हैं तो इनकी गति सदैव वही बनी रहती है, प्लस इनका पाथ वही बना रहता है। तो आप फिर देखते हैं कि वो जो झूला होता है वो धीरे धीरे, झूला जो होता है धीरे धीरे गति कंट्रोल करता है। पहले गति धीमी रहती है, फिर धीरे धीरे तेज होती है, फिर तेज से वापस धीमे धीमे होना शुरू होती है, तो फिर वापस वो धीरे धीरे सिकुड़ कर नीचे आ जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तीनों नियम समझ में आ गए होंगे कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये 3 नियम जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये यदि आपने समझ लिए तो आगे जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखिए, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा पॉइंट है। और ये पॉइंट है कोणीय संवेग। क्या है? कोणीय संवेग। 4th पॉइंट मान लीजिए कोणीय संवेग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। अब देख लेते हैं ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है। जो भी वस्तु या खगोलीय पिंड, कोई पिंड देखिए, कोणीय संवेग की हम बात कर रहे हैं। लिखें, किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, कोई वस्तु है, उस वस्तु का क्या है? मास है। दूसरा, उसकी गति है। किसी वस्तु का द्रव्यमान, गति व अर्धव्यास का गुणनफल कोणीय संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास, जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्थ की बात कर लेते हैं। ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ का मास होगा, क्लियर। इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी यानी गति होगी। और इसका क्या होगा? रेडियस यानी इसका अर्धव्यास होगा। व्यास को हम आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अर्धव्यास मिल जाएगा।
तो जब ये तीनों स्थिति हमें देखने को मिलती है, किसी भी प्लेनेट की हम बात करें, किसी भी ग्रह की बात करें, तो वो कोणीय संवेग कहलाता है। मतलब हमारा अर्थ का मास, यानी कि अर्थ का क्या है, द्रव्यमान है, इसकी गति है, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो भी पिंड होता है उसकी गति होती है, जड़ तत्व का नियम की हम बात कर रहे थे, और उसका रेडियस यानी कि उसकी त्रिज्या। क्योंकि कोई भी वस्तु है, यानी ये पिंड है, तो पिंड यहीं से घूमना शुरू करेगा। कोई पिंड है तो पिंड यहीं से तो है, ये जैसे मैंने इसको पकड़ रखा है तो यहीं से घूमना शुरू करेगा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके मध्य भाग में है, ठीक है, और वो यहीं से इसको मूव करना शुरू करता है, इस तरह से इसको मूव कराना शुरू करता है। तो ये तो क्या हो गया किसी भी पिंड की, या हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या होगी इसकी रेडियस, क्या हो गया इसकी रेडियस, और इसका द्रव्यमान यानी इसका मास हो गया हमारी पृथ्वी का, ये मास हो जाएगा, और गति निहित है वेलोसिटी, और जो गति है इसकी रेडियस है और उसका मास है, इनका जो गुणनफल होता है वही उसमें क्या उत्पन्न करता है, उस पिंड में क्या उत्पन्न करता है, उसका कोणीय संवेग उत्पन्न करता है, यानी एक एंगल डिसाइड करता है, एक एंगुलर मोमेंट लेता है। जैसे अभी हमने फॉर एग्जांपल बात की थी कि हमने एक छोटे बालक को हाथों से पकड़ लिया, उसके हाथ, ठीक है, और हमने उसके हाथ पकड़ लिए, अब हम उसको इस तरह से घूमना शुरू कराते हैं, हमने उसे घुमाना शुरू किया, तो हमने अपनी स्थिति को बनाया, अब वो जैसे जैसे हम उसको घुमा रहे हैं तो आप देखते हैं कि जैसे आप उसको घुमाते हैं तो हमारी बॉडी हल्की सी पीछे जाती है, तो यही हमारा क्या है, कोणीय संवेग है, यही हमारा एंगुलर मोमेंट है कि हम किस प्रकार से अपने आप को संतुलित करते हैं। तो हम मान लीजिए कि एक प्रकार से ये हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ जो है ये हमारी अर्थ ग्रेविटेशनल, मतलब हमारी जो अर्थ है इसका स्वयं का ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, नंबर 1। दूसरा, इसका अपकेंद्री बल भी लग रहा होगा, क्योंकि ये यदि रोटेशन कर रही है, ठीक है, गति है, मूवमेंट है, इसमें वेलोसिटी है, तो कोई ना कोई पदार्थ बाहर छिटकने कर भी जाने की क्षमता रखता होगा, बाहर जाने की क्षमता भी होगी इसमें, ठीक है, इसका द्रव्यमान भी है, मास भी होगा, इसकी रेडियस भी होगी, त्रिज्या भी होगी। तो जब ये मूवमेंट घूमना शुरू करता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगुलर मोमेंट पर ही क्या करता है, तिरछा हो जाता है, ताकि वो रोटेशन करता रहे या वो रेवोल्यूशन करता रहे। इसलिए आप देखिए जितने भी ग्रह हमने पढ़े हैं, मोस्ट ऑफ द ग्रह का अपना स्वयं का हम पढ़ रहे अक्षीय झुकाव, वो अक्षीय झुकाव एक्चुअली में यही है कि वो कोणीय संवेग किस प्रकार से बनाता है, वो कोणीय संवेग किस प्रकार से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 नियम पढ़ लिए हैं और एक चौथा नियम भी हमने पढ़ा दिया आपको, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, ये किस प्रकार से बनता है या किस प्रकार से होता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी की चर्चा करेंगे, यानी हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है उसके संदर्भ में कौन कौन सी थ्योरीज है, उस क्लास में हम उसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है जो है आपको नियम जो है समझ में आ गए। नंबर 1 हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन, नंबर 2 हमने पढ़ा अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नंबर 3 हमने पढ़ा जड़ तत्व का नियम, और नंबर 4 पढ़ा हमने कोणीय संवेग। क्लियर, चलिए।